अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब भी उनको मौका मिलता है, जब भी कोई ऐसा फंक्शन हो, तो वो खैराज तहसीन पेश कर रहे हैं अपनी इकोनॉमिक टीम को। एंड ही इज़ उनकी परसेप्शन ये है कि ही इज़ क्वाइट सेटिस्फाइड विद द टीम। मगर हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि ही हैज़ एक्सप्रेस सम काइंड ऑफ कंसर्न ओवर स्पेशली इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गया। उन्होंने बल्कि 2 दिन पहले कहा भी था कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया, बाकी सब ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया है, क्योंकि आई थिंक ही फील्स दैट वो जो हाउसिंग सेक्टर को जो वो फ्यूल कर रहे हैं विद सर्टन इंसेंटिव्स, उससे एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटीज़ वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी एंड दैट विल टेक केयर ऑफ दैट। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट इज़ द परसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्या वो सिमत अब ठीक हो गई है कि नहीं हुई? बिकॉज ये जो भी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि सिमत ठीक है, which means that they don't have any intention of changing the direction of the existing economic policies. इसको डिस्कस करने के लिए आज हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करिए डॉक्टर आयशा गौस पाशा। she is former finance minister पंजाब, but she is also extremely qualified. उन्होंने बहुत रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं उन्होंने, और she is an economist of note in her own right. स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है ज़हीर अब्बासी साहब ने, जो बिजनेस रिकॉर्डर के बीट रिपोर्टर हैं फॉर फाइनेंस, एंड ही डज अदर रिलेटेड बीट्स एज वेल। EAD इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन को भी देखते हैं। साथ उनके सुहेल सरफराज साहब हैं जो चीफ रिपोर्टर भी हैं बिजनेस रिकॉर्डर के, एंड ही लुक्स एट फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड हैज़ लुक्ड एट द FBR फॉर क्वाइट अ नंबर ऑफ डेकेड्स। आई विल स्टार्ट विद अब्बासी साहब। इज दिस परसेप्शन राइट कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कंटेंट हैं विद हिज इकोनॉमिक टीम? देखें, वो बेशक ये कह रहे हैं कि मुझे खैराज तहसीन पेश करते हैं, एक्चुअली सबको कर रहे होते हैं, लेकिन इनको भी कह रहे हैं। लेकिन हमें जो इंटरनल रिपोर्ट मिल रही है वो यही है कि वो बहुत वॉरिड भी हैं, कंसर्न भी हैं इन्फ्लेशन के हवाले से, जो उन्हें फीडबैक मिल रहा है अपने पार्टी के लोगों की तरफ से भी मिल रहा है कि ग्राउंड पे जो अवाम है वो उनसे अब नाला हो चुके हैं, क्योंकि 2 साल में इन्फ्लेशन कि जिस हिसाब से बढ़ती रही है, लोगों की जिंदगी मुश्किलात का शिकार है। ये और पिछले साल तो प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन हुई थी आउटपुट की, देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट भी कम हुई थी, एंड अ लॉट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर फर्म्स कुड नॉट गिव एनी पे रेजेस। और इस साल तो पब्लिक सेक्टर की भी पेज जो हैं वो फ्रीज हुई हुई हैं, विच इज़ आई मीन गिवन द इकोनॉमिक सिचुएशन इट्स अ गुड थिंग। हाउएवर वो जो लोगों पे जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, दैट्स अ हेल ऑफ अ लॉट मोर देन लेट्स से ड्यूरिंग नवाज शरीफ टाइम और ड्यूरिंग जरदारी साहब टाइम। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो है, ये इकोनॉमिक टीम उनको ये सेल आउट करने की कोशिश कर रही है कि ये सारा कोविड की वजह से हुआ है, जबकि सूरत हाल कोविड से पहले दिसंबर में ही काफ़ी दिसंबर 2019 को 2019 को बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते रहे हैं, लोग बताते हैं हमें जो उनके साथ क्लोज जो उनके लोग हैं, वो कहते हैं जी कि वो, लेकिन अब ये लग रहा है कि वो अपनी सेटिस्फाइड थे बिकॉज ही वाज फोकस्ड ऑन द करंट अकाउंट। उनको इन्होंने सेल कर दिया कि करंट अकाउंट डेफिसिट इज इट, देयर इज नथिंग एल्स दैट इज इम्पोर्टेंट। एक साल तो काफी होता है, 1.5 साल के वो करंट अकाउंट डेफिसिट 6 महीने, बिकॉज अब आपको याद है कि वो IMF का जो प्रोग्राम था वो अब वो करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से जो बाकी साइड पे प्रॉब्लम पैदा हो चुकी है ना, वो अब उन्हें नजर आना शुरू हो गई। करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से नहीं, वो कंट्रैक्शनरी पॉलिसीज की वजह से उसको कंटेन कर रही हैं, उससे फिर बहुत इश्यूज, उससे बहुत ज्यादा इश्यूज। व्हाट अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी में भी कोई आई मीन अभी ये लग रहा है कि जिस तरह इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, तो अब ये डिस्काउंट रेट 7% पे आया था, शायद ये बढ़ना ना शुरू हो जाए। इन्फ्लेशन अब कितनी हो गई है? इन्फ्लेशन अभी कोई 8 प्लस है, 8.5 के करीब है। और अगर याद हो आपको तो ये जो हमारे गवर्नर साहब हैं जो नए आए हैं, इन्होंने जो डिस्काउंट रेट है वो पैक किया हुआ था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, और 7% अगर अभी है और 8.5 वो है, तो प्रेशर तो है उस पर ऑलरेडी है। बट आई थिंक अगर वो हिम्मत करें और वो उसको 8 करने की कोशिश करें या 9 करने की कोशिश करें, तो ही मे क्वाइट लूज हिज जॉब, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात उनसे हुई है, बिकॉज लास्ट अभी लेटली तो उनकी 101 पहले तो इनिशियल डेज में जब वो आए थे तो बड़ी फ्रीक्वेंटली मुलाकात होती थी,
تو ابھی بہت لمبا عرصہ ہو گیا, 4-5 مہینے 6 مہینے, اس بھی شاید زیادہ ہو گیا, 1-on-1 ملاقات نہیں. ہاں میٹنگ, حالانکہ انہوں نے ریکویسٹ اپیرنٹلی کی اب ان کے فائنانس منسٹری کے ساتھ بھی کچھ تھوڑے ایشوز شروع ہو چکے ہوئے ہیں. دیٹ کوڈ بی حفیظ شیخ آلسو سیٹ گیونگ, بیکاز وہ تو روز ملتے ہوں گے پرائم منسٹر کو, تو وہ جو بریفنگ دے رہے ہیں وہ بھی کافی نہیں ہوتی. آئی گو ٹو ڈاکٹر عائشہ ناؤ. ڈاکٹر عائشہ بتائیے گا کہ واٹ ڈو یو تھنک آر دا میجر policy issues of this administration کہہ لیں آپ, بیکاز یہ تو دوسری ان کی ٹیم آئی ہے, پہلی تو was fired. تو یہ اس ٹیم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ان کی پالیسیز ہیں کیا وہ صحیح ہیں کہ نہیں؟ اینڈ دے آلویز سائٹ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کہ جی وہ انہی کو سائٹ کرتے ہیں کہ ایز کہ جی ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. سو واٹ ڈو یو تھنک؟ میں پالیسی پہ پہلے بات کروں گی آپ سے. دیکھیے پالیسی ریفلیکٹ گورنمنٹ سکسیسفل ہے یا نہیں ہے. ہم اکانومکس کو بہت سے انڈیکیٹرز دیکھتے ہیں, لیکن میں آپ سے سمپل ایک سوال پوچھوں گی. ایک عام آدمی سب خوش ہوتا ہے گورنمنٹ کی اکنامک سائڈ سے, وہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کو روزگار کے مواقع مل رہے ہوتے ہیں. وہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ اپنی فیملی کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ مینٹین کو فیڈ کر سکتا ہے. اور دوسری چیز ہے انفلیشن. تینوں کی چیزوں کی اشیاء کی قیمتیں ایسی ہے یا نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کو اپنی فیملی کو سکون سے کھلا سکے اور جو ضروریات زندگی ہے وہ پورے. یہ دونوں چیزوں پہ آپ دیکھیں تو پرفارمنس جو ہے وہ مجھے سیٹسفیکٹری اس طرح کی بھی نہیں لگ رہی کہ غور ہو رہا ہے ان چیزوں پہ. میں سمجھتی یہ ہوں کہ ہم اکانومک بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں, بٹ یہ چیزیں جو ہیں وہ عام آدمی کو روز برا لیول پہ تنگ کرتی ہیں. ہمیں پہلے ان پہ فوکس کرنا چاہیے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ امپروومنٹ ہوا, لیکن وہ کس طرح ہوا یہ ہم بار بار بات کرتے کہ آپ نے اکنامک گروتھ ہی ساری ختم کر دی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے. تو کیا فائدہ ہے جب کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہو ہی نہیں رہی ہے تو امپورٹ کس چیز کی ہوگی؟ جب لوگوں کے پاس انکم ہی لیول نہیں ہے تو واٹ ول دے بی امپورٹنگ فار؟ تو اب ایکسپورٹ سے تو انکریز ہوا نہیں ہے. وہ سب چیزیں ہم بعد میں کرتے رہیں گے اور ہمیں کرنا چاہیے. یہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو پیچھے چلی جائے, بٹ لیول آف کوالٹی آف لائف آف آرڈنری پاکستانی از اٹر موسٹ ان مائی مائنڈ. اور اس میں گورنمنٹ کی کوئی ریزن نہیں ہے کہ وہ مطمئن ہو جائے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ کچھ اس کو سکسیس ملی ہے, نہیں ملی ہے. اچھا اب آپ آئے آئی ایم ایف کی طرف. دیکھیے پوائنٹ یہ ہے کہ آئی ایم ایف تو بے شک آئی ایم ایف ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے سب کچھ, بٹ ہم نے پھر نیگوشیٹ پراپر کرنا چاہیے تھا نا آئی ایم ایف سے. ابھی کووڈ کے زمانے میں اس بعد میں جب آئی ایم ایف سے بات ہو رہی تھی, ساری دنیا کو ریلیف مل رہا ہے انٹرنیشنل ایجنسیز سے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم 1.4 بلین لے کے مطمئن ہو گئے اور ہم نے آئی ایم ایف سے یہ نیگوشیٹ نہیں کیا کہ آپ ہمیں وہ ای ایف ایف پروگرام کو آگے بڑھانے دیں. اس وقت ہماری اکانومی کا حالت اچھا نہیں ہے. ڈاکٹر عائشہ لیٹ می جسٹ سے ون تھنگ. انہوں نے صرف جو آفیشیل اسسٹنس تھی اس پہ ریلیف مانگا ہے. اگر یہ دوسری اسسٹنس بھی جو کمرشل لونز ہیں اور جو سکوک وغیرہ اس پہ اگر یہ ریلیف مانگتے تو یو نو اینڈ آئی نو کہ جو ان کی جو ریٹنگ ہے وہ دیٹ وڈ ہیو گون ڈاؤن اینڈ دے وڈ ہیو ہیڈ ویری ویری میجر ایشوز. سو دیٹ واز ون آف دا ریزنز وائی دے ڈیڈ واٹ دے ڈیڈ. نہیں یہ تو میں بالکل اپریشیٹ کر رہی ہوں. میرا مقصد یہ تھا دیکھیے اس وقت ای ایف ایف پروگرام جو ہے وہ فیبرری کا ریویو بھی نہیں ہوا, وہ اسٹینڈ اسٹل پہ سسپینڈیڈ لگ رہا ہے. صحیح. اب وہ آپ کو $6 بلین دے رہے ہیں. آپ کو وہ پروگرام کو پرسیو کرنا چاہیے تھا. یہ 1.4 بلین جو انہوں نے ریلیف میں دیا ہے آئی ایم ایف نے کووڈ کے بعد, وہ لے کے مطمئن ہو جانا چاہیے تھا. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں چاہیے یہ تھا, وہ اس سے کہتے کہ دیکھیے ہم آپ کی جو کنڈیشنالٹیز ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ اس کو ذرا مائلڈ کیجیے کیونکہ اس وقت ہم کووڈ ہٹ ہے, اینڈ پلیز کنٹینیو آن ود دی ای ایف ایف پروگرام, جس سے آپ کے $6 بلین لمٹ تھے اور یہ زیادہ ایکسٹینڈیڈ پروگرام تھا. بٹ ہم نے وہ چھوٹا موٹا سا پیسہ لے کے 1.4 بلین ہم اطمینان سے بیٹھ کے دیکھیے ابھی تک یہ فیبرری کے
बाद से कुछ उस पर डेवलपमेंट नहीं हुई, शायद अब कुछ नहीं कुछ developed. The information talks are आने को है। ongoing, but कुछ development नहीं हुई. We have been joined, I'm very happy to say, by Dr. Soleri, जो SDPI के one of the most well-known think tanks in Pakistan, वो उसको head कर रहे हैं. डॉक्टर साहब, ये आप दो चीज़ें पूछना चाहूँगी. एक तो, and then I'll take a short break and you answer me after the break. एक तो बात ये मैं करना चाहूँगी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो सेकंड जिस तरह कि डॉक्टर आयशा ने कहा, सेकंड रिव्यू पे अड़ा हुआ है, यानी कि वो दोनों उसको वो क्लब नहीं कर रहे, सेकंड और थर्ड को क्लब नहीं कर रहे, हालांकि थर्ड भी ड्यू है. और क्या जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो जो ओरिजिनल एडवाइजर्स थे, आपको याद होगा, आप भी मेरे ख्याल में शायद मेंबर थे एडवाइजरी कमेटी के, तो सुना है कि वो अब, और वो मेरा हफीज शेख साहब ने आके डिसबैंड करके एक अपनी बना ली थी, तो सुना है कि उन लोगों को भी वो अब दोबारा कांटेक्ट करें. have they contacted you or not? We'll take a short break here, Khawateen Huzrat. We'll come back and we'll get the response from Dr. Soleri. Please stay with us if you can. जी, वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. ब्रेक से पहले मैंने सवाल किए थे डॉक्टर सोलेरी से. जी डॉक्टर साहब, एनी कॉन्टैक्ट हैज़ बीन मेड बाय द गवर्नमेंट के आपके व्यूज़ लें या ना लें, या कुछ हुआ है कोई कॉन्टैक्ट आपके साथ? जी, एक प्लानिंग कमीशन के पास एक प्लानिंग मिनिस्टर की एडवाइजरी कमेटी है, वहाँ पे इकोनॉमी पे डिस्कस होती रहती है. इस तरह से डॉक्टर मोहित यूसुफ के पास इकोनॉमी एज नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट, वहाँ पे डिस्कशन होती है. तो कुछ चैनल्स मौजूद हैं जिनके जरिए कुछ इनफॉर्मल कुछ फॉर्मल फीडबैक जो है इकोनॉमी के बारे में वो मेरे समेत मुख्तलिफ लोगों से दिया जा रहा होता है. सो आई एम नॉट द ओनली वन, ऑब्वियसली बहुत से लोग हैं जिनके साथ इस पर कंसल्टेशन जो है वो चल रही होती है. तो क्या आप के कोई व्यूज़ जो हैं जो आपने शेयर किए हैं उनके साथ अबाउट द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, अबाउट द policies which are much too harsh and in this current especially post covid situation they don't really make sense, that जैसे कि डॉक्टर आयशा भी कह रही थी कि बिल्कुल अब तो रिलीफ चाहिए हमें ज़रा ज़्यादा, वो आप नेगोशिएट नहीं कर पा रहे. what is the issue with the fund, do you think? जो कि नहीं हो पाई वो ये है कि हम IMF को कन्विंस नहीं कर पाए कि कौन कौन से एक्सपेंसिव जो हैं वो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स की मद में आते हैं और कौन से एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स की मद में आते हैं. जैसे हम जो बजट के दौरान जो सरकारी मुलाजमीन थी उनकी सैलरीज या पेंशन, तो उसका केस बड़े आराम से बनाया जा सकता था उस वक्त के कोविड के नतीजे में जो बच्चों की एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन अगर चली गई है, उसमें गैजेट्स की जरूरत पड़ रही है, उनके अखराजात जो हैं वो बढ़ गए हैं, बीमारी से बचने के लिए अखराजात बढ़ रहे हैं, इम्यूनिटी इंड्यूसिंग जो डाइट है उसके अखराजात बढ़ रहे हैं. तो जरूरी नहीं कि इन्फ्लेशन जो उसकी सैलरी राइज है उसको नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंस ही कहा जाता. IMF अपनी जगह पे जिन दो चीजों पे मुझे लगता है कि टफ टाइम देगी हुकूमत को, वो इस वक्त स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, जो लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं और जो एनर्जी सर्कुलर डेट है, इन दोनों पे IMF जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है. and also the revenue, but जी कंटिन्यू. जी, अगर आप देखें वो जो रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट के तहत जो पैसे कोविड के फौरन बाद मिले थे $1.4 बिलियन, तो उसमें भी एक बेसिक शर्त ये थी कि ये सिर्फ हेल्थ रिस्पांस पे, सोशल प्रोटेक्शन पे, कोविड रिस्पांस पे तो दिए जा सकते हैं, इनसे आप नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स जो है वो नहीं कर सकते. ये एक लिहाज से ताज़ियाना भी है कि पॉलिसी जो है उसको रिफॉर्म्स वो लेके आनी है एनर्जी सेक्टर में भी और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के सेक्टर में भी, लेकिन उसके साथ साथ ये एक रिमाइंडर भी है हुकूमत के लिए कि अगर इन चीज़ों पे रिफॉर्म लेके आनी है तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे अपोजिशन को साथ लेके चलना पड़ेगा. बहुत सी बिल्स ऐसे होते हैं जो कि आप जॉइंट पार्लियामेंट्री सिटिंग में अप्रूव करवा सकते हैं, लेकिन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस वाला एक ऐसा मसला आएगा कि उस पे फिर जो इंडस्ट्री वर्कर्स होंगे वो सड़कों पे आ जाएंगे और हुकूमत यकीनी तौर पे उस तरह का कोई भी बिल बुलडोज करके नहीं लेके आ सकती जिसपे कि
ایک सिविल अनरेस्ट जो है क्रिएट हो जाए. तो यकीनी तौर पे they tried with पाकिस्तान स्टील मिल्स. आपको याद होगा जब PML ने किया था तो इमरान खान साहब और मेरे ख्याल में असद उमर साहब बाहर आ गए थे, उन्होंने कहा था हम करने नहीं देंगे. अब कह रहे हैं हम करेंगे, मगर this is really also not the climate, this is not the time to do it because there are no buyers. जी, तो उस वक्त भी ये हुआ था कि 2 कीमती जानें गालिबन उस वक्त शूटिंग में पुलिस के साथ ज़ाया भी हुई थी. तो सेल करें उसके और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं. असद उमर साहब ने ही एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था, वो खजाना मॉडल जो था मलेशिया के विजिट के बाद, उस पर भी कोई काम नहीं अभी तक हो सका. उसका एक कंसर्न था मेरा, और आई थिंक बिजनेस रिकॉर्डर ने तो एडिटोरियल भी बहुत दफ़ा ये उठाया है, और वो कंसर्न ये है कि जितने भी जो लॉस मेकिंग है ना जी, उनके लॉसेस ज़्यादा हैं उनके एसेट्स से. जो मलेशिया का मॉडल था या जो इंडोनेशिया का मॉडल था, उनके एसेट्स ज़्यादा थे बनिस्बत उनके लॉसेस के. तो हमारा तो बिल्कुल जब है ही सारा लॉस में, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है असद उमर का जो मॉडल था. वो उस पर थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन उसके अलावा फिर आपके पास चारा क्या, किसी न किसी चीज को तो आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है. वगरना ये होगा कि IMF जो है, अगर हम उससे फ्लेक्सिबिलिटी की उम्मीद रखें, तो मुझे नहीं लगता कि इन 2 अकाउंट्स पे वो फ्लेक्सिबल होंगे. बाकी बहुत सी चीजों पे वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं आपके. Okay. Let me bring Sohail Sarfraz also into the discussion. Sohail साहब, आपने सुना कि ये 2 चीज़ों का मेंशन किया है इन्होंने कि IMF की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. रेवेन्यू के हवाले से अभी फ्लेक्सिबिलिटी IMF ने शो की है कि नहीं की? देखिए, अभी रिसेंटली जो है वो IMF की और FBR की ऑनलाइन जो है वो मीटिंग्स जो हैं वो हुई हैं जी, जारी हैं. उन मीटिंग्स में FBR के हर मेंबर के साथ जो है वो डिटेल क्वेश्चनएयर जो है वो बाकायदा बना के शेयर किए गए. वो क्वेश्चनएयर मैंने देखे थे, उसमें जो है वो बेसिकली जो 2019-20 का जो बजट था, जिसमें 5.5 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया और वो अनरियलिस्टिक टारगेट था, उस हवाले से उन्होंने बड़े सख्त सवालात किए गए. बल्कि उसमें कई जगहों पे ये इंडिकेशन भी मेंबर पॉलिसीज के साथ जो डिस्कशंस हो रही हैं उसमें ये है कि इस वक्त जो 2020-21 का टारगेट है वो FBR ने ये इंडिकेट कर दिया है कि ये हम नहीं अचीव कर सकते, और हमें मेजर्स बताए जाएं कि हम कौन से नए लेंगे. तो which means that increase taxes on probably existing taxpayers. जी, एग्जैक्टली क्योंकि उसके अलावा जो है वो हफीज शेख साहब बार बार यही क्लेम कर रहे हैं. अभी FBR भी आए थे ये रैंडम ऑडिट की बैलेटिंग के लिए और टैक्स पे डायरेक्टरी के लिए, उसमें भी उन्होंने कहा कि जी हमने बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया. लेकिन हकीकत ये है कि इस तरह की बातचीत चल रही है, टैक्सेस को बढ़ा रहे हैं, एग्जिस्टिंग टैक्सेस को बढ़ाएंगे, और मजीद जो है वो लगता है कि जैसे विद होल्डिंग टैक्स जिसको इस सेल्स टैक्स मोड में एक्चुअली कलेक्ट कर रहे हैं, और दावा which is obviously वो जो गरीबों को ज्यादा इंसिडेंट्स है एग्जैक्टली. तो उसी के ऊपर जो है वो लग रहा है कि फोकस होगा मौजूदा टैक्स पेयर्स को मजीद बर्डन करने का. और जो इनका जो विथ होल्डिंग टैक्स है उस पे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन विच इज अ फेयर टैक्स, विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो 70% है ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, एंड दैट इज इन द इनडायरेक्ट मोड. तो ये उधर भी घपले कर रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ा घपला हो रहा है, क्योंकि विद होल्डिंग टैक्स का जो है वो हर साल बढ़ता जा रहा है उसका रेशो डायरेक्ट टैक्सेस में. ना इनको खुद कलेक्ट करना पड़ता है, विथ होल्डिंग एजेंट्स कर रहे होते हैं ना, ये कहते हैं हम अगर सुपरवाइज नहीं करेंगे तो कलेक्शन एग्जैक्टली. और अपनी अगर आप उनकी जो डिमांड्स क्रिएट होती हैं इनकम टैक्स की और उससे जो रिकवरीज होती हैं उसकी परसेंटेज कम हो रही है, जबकि विद होल्डिंग टैक्स की बढ़ती जा रही है. बिकॉज वो जो जैसे कि डॉक्टर आयशा ने भी कहा और डॉक्टर सुलेरी ने भी इंडिकेट किया कि प्रोडक्शन तो हमारी GDP तो कम हो रहा है, श्रिंक कर रहा है, और GDP की श्रिंकेज जो है उससे आउटपुट का भी उसके ऊपर टैक्सेस जो होते हैं वो भी श्रिंक करेंगे. ख़वातीन हज़रात, we'll take a short break here. Please stay with us. Welcome back, ladies and gentlemen. I'll ask Dr. Suleri कि what is the way forward? I mean, we are between a rock and a hard place. Dr. Saab, what should we do? What if you had the decision making authority? आप क्या पहले करते? देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो फिस्कल स्टिमुलस की फेज में से अभी भी गुजर रही है, क्योंकि
कोविड की जो अनसर्टेनिटी है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास उसके केसेस रिड्यूस्ड हैं, लेकिन नो वन नोज के विंटर में ये किस तरीके से रिसर्च होते हैं या जब ये एजुकेशन पूरी तरह से खुलते हैं। तो एक तो ये है कि पहले तो हुकूमत को ये सोशल प्रोटेक्शन और फिस्कल स्टिमुलस इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहना है कि ये शायद खुदा खास्ता इसकी दोबारा जरूरत जो है वो पड़ सकती है। जो सेकंड है वो ये है कि अभी तक जो हमारे लिए लाइफ लाइन रही है गंदम की कीमतों में इजाफे के बावजूद, जो कि प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हो गया, कि हमारी रूरल इकोनॉमी जो थी वो चलती रही, हमारी फूड सप्लाई चेन जो थी वो अनइंटरप्टेड रही, और हमें उनको स्ट्रेंथन करते रहना चाहिए जब तक कि हम इस सिचुएशन से बाहर नहीं। देखिए, उसके लिए आपको जो अवेलेबिलिटी है इनपुट्स की उसको इंश्योर करना है। उसके लिए ये इंश्योर करना है कि आपके जो एग्रीकल्चर के पॉलिसी मेजर्स हैं वो फार्मर्स को डायरेक्टली उसका बेनिफिट दे रहे हो, उसका बेनिफिट मिडिल मैन के पास आके ना रुक जाए। जो इनपुट सस्ते किए जाते हैं, खास वो फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, सीड्स है, वाटर है, उनका फायदा किस तरीके से आपके जो फार्मर है डायरेक्टली उनको मिल सके ताकि वो ग्रो करें और आपकी जो फूड सप्लाई चेन है वो अनइंटरप्टेड रहे। तीसरी जो चीज है, इस वक्त मेरा ख्याल है कि इस कोविड ने हमें कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखाए हैं। हम जो अपनी फार्मास्यूटिकल पीपीई जो हैं, जैसे जी पर्सनल जो प्रोटेक्टिव है इक्विपमेंट, जी हम जो डिजिटल फिजिकल इंक्लूजन की तरफ आए हैं, टेली हेल्थ की तरफ आए हैं, टेली एजुकेशन की तरफ आए हैं, तो ये सारा एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको कि शायद अदरवाइज हमें यहाँ तक पहुंचने में कई साल लग जाते, वो हमने उसको एक क्वांटम लीप में उसको किया है, तय अबूर किया, और अब इसको कैपिटलाइज करने की जरूरत है कि हम उसको किस तरह से कैपिटलाइज कर सकते हैं। मैक्रो लेवल पे मेरा ख्याल है अगर हमें IMF के साथ डील करना है तो अभी तक आपको पता है कि जो चेयरमैन FPR हैं वो इंटरम बेसिस पे हैं, अभी भी उनके पास एक्टिंग चार्ज है। तो जब तक आप एक परमानेंट पर्सन को चेयरमैन नहीं लगाते, उनको लगाना है तो उनको लगा दीजिए, राइट फुल टाइम चार्ज दे देना चाहिए। यानी अगर आप मुझे इसी लिम्बो में रखेंगे कि मैं कल हूं या नहीं हूं और उसके बाद मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि सारी टीम जो है वो मेरी बात भी सुने और मेरी बात पे अमल भी करे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर हम चाह रहे हैं कि IMF के साथ नेगोशिएट करना, तो वहां पे हमें परमानेंट फेस देना होगा कि जी ये हमारे नेक्स्ट चेयरमैन हैं FPR के, और ताकि टीम भी वो अपनी मर्जी की उस हिसाब से बनाए और उसको लेके उससे काम भी करवा सकें। और उसके अलावा हमें उन सेक्टर्स को फोकस करना होगा जहाँ पे थोड़ी सी इस वक्त आपको पॉजिटिविटी नजर आ रही है। टेक्सटाइल सेक्टर के पास इस वक्त इंपोर्ट ऑर्डर्स, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं वो उनको मिल रहे हैं। बट यू हर्ड व्हाट डॉक्टर जो रजाक दाऊद साहब ने कहा था, जो हमारे कॉमर्स के एडवाइजर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि ये तो जो रिफंड्स हैं वो रेगुलेटरी उस पे नहीं देते। क्या था सोहेल साहब उसमें जो उन्होंने इन स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग उन्होंने जो कहा था? जी उन्होंने ये कहा था कि एक तो जो ड्यूटी ड्रॉबैक्स हैं वो जो है इनको नहीं मिल रहे, और उसके अलावा जो है वो जो इनकम टैक्स रिफंड्स हैं वो कम से कम वो दिए जाएं, और जो टेक्सटाइल के रिफंड इनको दिए हैं लेकिन जो पेंडिंग उसके हैं, एक तो फास्टर जो सिस्टम लाए हैं उसके तहत तो ये कह रहे हैं कि जी आप वो डॉक्यूमेंट्स दें, हम आपको 72 आवर्स में डायरेक्टली बैंक में क्रेडिट कर देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो बाकी पेंडिंग रिफंड है उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी दें, उनकी डॉक्यूमेंट। और ये डॉक्टर साहब इफ यू रिकॉल द वर्ड ही यूज्ड वाज डिवार, स्वॉलो, मतलब है कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उनका जो मेन एम है इज टू generate revenue and that continues to this day। हालांकि 2 साल हो गए इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को, इन्होंने कहा था कि हम वो नहीं करेंगे, और उन्होंने एक डिसीजन भी ली थी सम टाइम अगो कि जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो उसकी इनपुट होगी इन टैक्स, और वो नहीं हुआ बिल्कुल। वो I mean these are good things that they came up with but which have not been implemented। जी देखिए, जो फिस्कल रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट्स हैं वो पूरा करने के लिए हुकूमत हर FPR जो है कोई ना कोई शॉर्टकट वो लेती रही है।
اور بدقسمتی سے ہسٹوریکلی ناٹ فار دس گورنمنٹ ٹیرف پالیسی جو ہے وہ تو ہمیشہ سے آپ کی ریونیو میکسیمائزیشن پالیسی ہے آپ کے فسکل ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کی. Right, but this government said they'll change it, and I think that was we were all very excited about it, but now it seems to have been abandoned. وہ جب تک آپ آئی ایم ایف کا اس پروگرام میں ریونیو کلیکشن کا کنڈیشن جو ہے ریلیکس نہیں ہوتی, جو کہ میں ریلیکس ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا, تو تب تک حکومت کو اسی طرح کے جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے انہیں پہ ریلائی کرنا پڑے گا. اور یہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ جو ہمارے ایکسپورٹس اتنی جو ڈیپریسیشن آف روپی کے باوجود اگر ایکسپورٹس طرح سے پک اپ نہیں ہو رہی, تو اس میں جو یہ والی باٹل نیکس ہیں یہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں, جن کا کہ کرنسی کی ویلیو کے ساتھ کوئی. لیٹ می آسک عباسی صاحب, جی عباسی صاحب, واٹ ڈو یو تھنک کہ کس طرف جانا ہے؟ بیکاز یو نو جو ان کی کوئی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہوئی ہے, بیکاز میرے لحاظ سے ایک آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ تھی وہ جو ہمارے گورنر صاحب ہیں, انہوں نے ڈسکاؤنٹ ریٹ ملا دیا تھا ٹو دا کنزیومر پرائس انڈیکس, جس میں ایلیمنٹس آئٹمس ہوتے ہیں جو کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ وہ نہیں رسپونڈ کرتے ہیں, یو نو لائک پیٹرولیم پرائسز اینڈ اسٹف, اینڈ ہی ٹک اٹ اوے فرام دا کور انفلیشن. سو یہ دس واز آئی تھنک اے ڈیزاسٹر اینڈ ڈڈ کنٹریبیوٹ میسively ٹو debt and everything. So what do you think is the way forward? کیا thinking کیا ہے فائنانس میں؟ فائنانس میں تھنکنگ دو تین طرح کی ہے. ایک تو لوگ یہ سمجھتے ہیں جو حفیظ شیخ صاحب کے کلوز نہیں ہیں, جو ان سے تھوڑے دور, حفیظ شیخ صاحب کے کلوز تو 3-4 وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پالیسیز کے ساتھ اگر چلتے رہے نا تھوڑا عرصہ بھی, تو یہ بہت ڈیزاسٹرس ہوں گے, نہ صرف اکانومی کے لیے, آؤٹ پٹ بالکل شرنک کر جائے گی, اور انفلیشن کنٹرول کرنے والا عوام میں بھی بہت اس میں میسیو ری ایکشن ہوگا. تو دو کی گورنر صاحب عمران خان صاحب کا جو بیسک فلسفی ان کی ہے کہ جب پرائسز بڑھتی ہیں, اور دیر از سم لیجیٹیمیٹ ٹروتھ ٹو دیٹ کہ یہ مافیا, آئی مین بیسکلی ہی ڈزنٹ مین مافیا, ہی مینس کارٹلائزیشن, بیکاز یو نو یو کولوڈ ٹو سیٹ دا پرائس ہائی, یو کولوڈ ٹو لوور دا سپلائی آف سم کموڈیٹیز. تو وہ اس کے اوپر بہت گورنر اسٹیٹ بینک کی ایک پوری انہوں نے سیکشن رکھ دیا تھا آن سپلائی, اسی مطلب ٹو سم ایکسٹینٹ تو ہے, لیکن وہ بھی ایک انہی کی ڈومین میں آتا ہے, ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے, لیکن بیسیکلی یہ گورنمنٹس کا بھی تو یہ تھا ایشو. لیکن یہ پالیسیز کا جو امپیکٹ ہے نا وہ زیادہ نظر آ رہا ہے اس میں, کہ جو انہوں نے پالیسیز ابھی 2 سال میں پرسیو کی ہیں اس وجہ سے یہ زیادہ ہو رہا ہے. 2 سال میں کہ لاسٹ ایئر جب, بیکاز پہلی جو ٹیم تھی نا, پہلی جو اسد عمر کی تھی, اور جو اسٹیٹ بینک گورنر تھے وہ اسحاق ڈار صاحب کے وقتوں کے تھے. بس وہ آئی ایم ایف کے دوران جب چینج ہوئے نا, یہ اپریل میں آئے ہیں حفیظ شیخ, اور مئی کو آئے ہیں. آئی کے سب جب پروگرام ہم نے کیا تو اس کے بعد سے یہ اتنا ڈراسٹیکلی انہوں نے بہت ساری چیزیں کی ہیں. خواتین حضرات, اس میں صرف ایک چیز کہنا ضروری ہے, اور یہ ڈاکٹر عائشہ نے میرے خیال میں پوائنٹ ریز کیا تھا بہت اچھا. وہ کہہ رہی تھی کہ نیگوسیشنز جو ہیں, آپ یو کین بلیم دا آئی ایم ایف, یو کین اونلی بلیم یور اون نیگوشیٹرز ہو ایگری ٹو اے لاٹ آف دیز تھنگز. مگر جیسے کہ ڈاکٹر سلیری نے بھی بڑے پرٹیننٹلی مینشن کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف از ناٹ ولنگ ٹو لسن ناؤ بیکاز وی آر آن دا 22nd اور 23rd پروگرام. اور یہ